नवभारत ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम एक नया चैप्टर ले रहे थे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये अपना फिजिक्स का चैप्टर है और इसमें कल हमने शुरुआत की थी। बताया गया था आपको कुछ टेक्स्ट सामग्री भी जो है वो आपको अवेलेबल करवाई गई थी पार्ट के शुरुआत में। वीडियो बना नहीं पाए, इसलिए आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेजा गया था। तो ये जो अपना चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें हम आपको टेक्स्ट सामग्री जो है नोट्स के रूप में अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो अपना ये वीडियो भी आएगा और साथ साथ में नोट्स के लिए जो टेक्स्ट मैसेज है वो भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आप देखते रहिए और इनको नोट्स के रूप में लिखते रहिए। पहले ये चैप्टर है वो नोट्स कंप्लीट इसके कर लीजिएगा। इसके बाद में जो अपना 9वां और 10वां चैप्टर है उसके भी आपको इसी तरह से अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। समझना तो आप वहाँ से कर लेंगे, लेकिन आप लिखेंगे तो कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो नोट्स को देख के आप वापस रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। इसीलिए हमने ये शुरू किया। 11th पार्ट से कुछ स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि नोट्स हमें चाहिए, तो इसीलिए ये आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और केमिस्ट्री वाले नोट्स मैंने स्कूल लॉग पे डाल रखे हैं, आप बैक डेट में जाके उनको देख सकते हैं। 5 से लगा के 8 तक जो चैप्टर है अपने 5, 6, 7, 8 उसके जो भी नोट्स वगैरह है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और किसी को अगर न मिले, दिक्कत हो तो बता देना, उसको वापस से रिसेंड कर दिया जाएगा। तो पहले 11th जो चैप्टर है अपना उसके बारे में लिख लीजिएगा, और उसके बाद में बच गए 9वां और 10वां चैप्टर बच गया तो उसको भी आपको लिखवा देंगे। अब देखिए, कल हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 3 इसमें राशियाँ हैं जिसके बारे में हम आपको इस पाठ में बताएंगे। तो सबसे पहले पहला अपना जो हेडिंग है, कल जो सामग्री आपको भेजी गई थी उन्हीं को एक बार हम रिपीट करेंगे, क्योंकि वो केवल लिखने के लिए भेजा गया था और अब उसको आप थोड़ा सा समझ भी लीजिए। तो ये अपना सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है, वो है वर्क यानी कार्य। कार्य क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसका मात्रक क्या है और कितने प्रकार के कार्य होते हैं। बल का घटक अगर बदल जाए तो फिर किस तरह से कार्य का मान भी बदल जाएगा, और कब कार्य शून्य माना जाता है, कब कार्य अधिकतम माना जाता है, कब कार्य ऋणात्मक होता है, कब कार्य धनात्मक होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। दैनिक जीवन की कई गतिविधियों को करने में किसकी आवश्यकता रहती है? बल की। बल लगाते हैं, जैसे किसी गेट को हम खोल रहे होते हैं, किसी दरवाजे को खोलना होता है तो बल लगा के उसको खींचते हैं या धक्का लगाते हैं। तो खींचना या धक्का लगाना क्या होता है? साधारण भाषा में बल ही है। और कई गतिविधियों को करने में बल का उपयोग किया जाता है। और बल जब लगाएंगे किसी भी वस्तु पे या किसी भी चीज़ पे तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और जैसे गाड़ी को धक्का देना, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचना, ये सारे क्या है? कार्य है जो बल की मदद से किए जाते हैं। ये कार्य के बारे में जो साधारण बात है, इनिशियल जो थिंग है वो आपको बता रहे हैं। इसके बाद में आती है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा और शक्ति। यहाँ पे 2 शब्द है, ऊर्जा और शक्ति। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। और कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शक्ति। तो इन दोनों में फ़र्क है। कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता का अर्थ क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति कितना अधिक कार्य कर सकता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसकी ऊर्जा। 2 व्यक्ति हैं, समान उम्र के हैं, समान उनकी हाइट है और समान दिखने वाले व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति उनमें से अधिक कार्य कर सकता है
एक व्यक्ति कम कार्य कर सकता है, एक व्यक्ति अधिक फास्ट काम कर सकता है, एक स्लो काम करता है। तो दोनों में से जिसकी क्षमता ज़्यादा है कार्य करने की, उसे क्या कह देंगे हम, ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं। और एक आता है शक्ति। शक्ति का अर्थ क्या होता है, कार्य करने की दर, यानी कोई व्यक्ति कितने समय में, निश्चित समय में कितना कार्य करता है। एक व्यक्ति 1 घंटे में जितना कार्य करता है, मान लीजिए 50 जूल कार्य करता है, और दूसरा व्यक्ति है वो 60 जूल कार्य करता है। तो दोनों में ये जो समय का भाग लगता है तो उसको हम बोलते हैं पावर। P = W/T, ऐसा आपने पढ़ रखा है। शक्ति की ये शक्ति के लिए सूत्र होता है, उसकी ये परिभाषा है। तो इस तरह से ऊर्जा और शक्ति, इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसको समय के हिसाब से देखा जाता है और इसको क्षमता के हिसाब से देखा जाता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा, और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो ऊर्जा के बाद में शक्ति जो होती है, मतलब व्यक्ति को ऊर्जा जो है उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, सजीवों को भोजन ग्रहण करने से होती है, और निर्जीवों को शक्ति जो है वो ईंधन से प्राप्त होती है। जैसे वाहन वगैरह होते हैं, उसमें उसको चलाना है, उसको काम में लेना है, तो किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूल का, ईंधन का, तो वो उसको एनर्जी प्रदान करते हैं। शक्ति भी कार्य से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। शक्ति कार्य से जुड़ी हुई अवधारणा क्यों है, क्योंकि P = W/T लिखा जाता है। तो इसमें W का मतलब क्या है, कार्य। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो निश्चित समय अंतराल में कितना कार्य कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य बल और बल के विस्थापन, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो किस तरह से लिखेंगे इसको, कार्य यानी W = बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये दो चीज़ें हैं। इसमें बल के लिए क्या लिखा जाता है, F, और विस्थापन के लिए क्या लिखा जाता है, S, और कार्य यहाँ पे क्या है, W = F × S, ये इसका फॉर्मूला होता है। बल और विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ये जो विस्थापन है वो बल की दिशा में भी हो सकता है और बल की दिशा के ऑपोजिट भी हो सकता है। यदि विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है तो कार्य कैसा कहलाएगा, धनात्मक। और यदि विस्थापन की दिशा और बल की दिशा अलग अलग हो, डिफरेंट ऑपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो फिर कार्य क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाता है। धनात्मक और ऋणात्मक आपने पढ़ा था कल, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य होते हैं। इसके उदाहरण क्या है वो आपको बताएंगे। तो W = F × S, ये इसके लिए सूत्र है। और अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जैसे ये वस्तु है और इस वस्तु को हम इस तरह खींच रहे हैं, इस तरफ इसको खींच रहे हैं, क्या लगा के, एक बल लगा के, F बल लगा के, और यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना विस्थापन हुआ है, S विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे बल की दिशा और विस्थापन की दिशा कैसी है, एक ही तरफ है, समान है, सेम है। इसीलिए इस तरह का जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य, समझ गए बात को। और एक ये वस्तु है जो आगे की तरफ जा रही है, बल इसमें किस तरफ लग रहा है, आगे की तरफ, और हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर खींचते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। विस्थापन किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। तो ये बताइए कार्य कैसा होगा, ये कार्य होगा ऋणात्मक कार्य। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य हो गया। जैसे चलती हुई गाड़ी है और उसमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो फिर वो कार्य क्या माना जाएगा, ऋणात्मक कार्य। और इस तरह का कार्य हो जिसमें F और S दोनों की डायरेक्शन सेम हो, समान हो, तो उसको धनात्मक कार्य कहा जाता है। और यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा कार्य ज्ञात किया जा सकता है। इसको समझिए आप।
एक तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला है W इजिकल टू एफ इंटू एस, यानी बल और विस्थापन। लेकिन क्या होता है कभी कभी जैसे ये एक वस्तु है और इसको यहाँ से किसी ने पकड़ रखा है, समझ गई बात को, और यहाँ पे ये इसका आधार है, और यहाँ कोई लड़का है जो इस वस्तु को यहाँ से पकड़े हुए, जैसे गाड़ी कोई खिलौना गाड़ी होती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ऐसे खड़े खड़े हम रस्सी से उसको बांध देते हैं, तो फिर वो उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो गाड़ी जो है वो ऊपर की ओर नहीं जाएगी, गाड़ी पे रोलर लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, इसीलिए गाड़ी जो है इसको यहाँ से बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है खींचता जाएगा, तो वो गाड़ी जो है वो इस आधार से संपर्क में रह के आगे की ओर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो गाड़ी यहाँ पे क्या है, वस्तु है, इसको इस दिशा में नहीं खींचा जा रहा है। बल जो लगाया जा रहा है बच्चे के द्वारा वो एक निश्चित एंगल पे लगाया जा रहा है। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण पे, एक निश्चित कोण पे बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ इस तरफ बल लग रहा है F, और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, S विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, जबकि बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है। दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता है कि नहीं बनता है, ये एंगल होता है थीटा। थीटा एक कोण का जो मान है उसके लिए हम संकेत लिखते हैं इसके लिए, और ये थीटा जो है वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, या 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। उसके हिसाब से कार्य का मान होगा, कार्य का मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा कि शून्य होगा या फिर ऋणात्मक होगा। ये सारा जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि थीटा का मान कितना है। और यदि थीटा बल और विस्थापन की दिशा में कुछ कोण दिखाई पड़े तो फिर हम उसको इस तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको फिर हम बल के घटक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तो बल हो गया, लेकिन बल के घटक के द्वारा अगर प्रदर्शित करें तो फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा वो देखिए, W इजिकल टू एफ कोस थीटा इंटू एस, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इतनी सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बल का घटक, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केवल बल। तो अगर सीधी सपाट है, जैसे ये वस्तु हो गई और ये इधर बल लग रहा है F और इधर वस्तु विस्थापित हो रही है, तो ये जो है वो क्या हो गया, इसके लिए केवल F ही यूज़ होगा, बल यूज़ होगा। लेकिन एंगल बन रहा है, यदि विस्थापन और बल के बीच में कोई एंगल बन रहा है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बल का घटक बोलते हैं। समझ गई बात को। तो बल का घटक में F कोस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे F का मान आएगा और कोस थीटा का मान आएगा। थीटा की जगह पे हम कोण का मान रखेंगे, 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा, 90 होगा या फिर 180 होगा, उस हिसाब से कार्य का मान निकाला जाता है। और कैसे निकाला जाता है देखिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया, तो इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। और बल का विस्थापन की दिशा में घटक इंटू विस्थापन, इसको इस प्रकार लिखते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था W इजिकल टू एफ कोस थीटा इंटू एस, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम जो शब्दों में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, कार्य इजिकल टू बल का विस्थापन की दिशा में घटक, बल का विस्थापन की दिशा में घटक और इनटू विस्थापन, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। और इसको कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, लेकिन इसके लिए हम लिखेंगे कार्य इजिकल टू बल का विस्थापन की दिशा में घटक इनटू विस्थापन। बल का विस्थापन की दिशा में घटक को हम लिखते हैं F कोस थीटा,
और विस्थापन के लिए हम लिखते हैं एस, फिर उसको मल्टीपल या गुणक का जो निशान है वो इसमें लिख दिया जाता है। तो इस तरह से भी कार्य का मान ज्ञात किया जाता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है इसमें कार्य जो है वो एक कैसी राशि है, दो तरह की भौतिक राशियाँ होती है, एक सदिश और दूसरी अदिश। सदिश, दिश का मतलब दिशा और स यानी सहित, दिशा सहित। यदि किसी भौतिक राशि को बताने में दिशा का भी बोध होता हो, परिमाण का तो बोध होता ही है लेकिन दिशा का भी बोध होता हो तो हम उसको सदिश राशि बोलते हैं। जैसे विस्थापन, विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और इसको सदिश राशि क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दिशा सहित है, इसमें दिशा का भी बोध होता है। हम कहते हैं 5 मीटर विस्थापन है तो ये लिखना पड़ेगा कि 5 मीटर पूर्व की ओर। तो इसमें ये 5 मीटर क्या हो गया, परिमाण। 5 मीटर इसका क्या है, परिमाण यानी मान। और पूर्व की ओर ये क्या है, ये दिशा है। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता हो तो वो क्या कहलाती है, सदिश राशि। और एक होती है अदिश राशि। अदिश, इसका उदाहरण है कार्य, ऊर्जा। ये दोनों किस प्रकार की राशियां हैं, अदिश। ए यानी नहीं, दिश यानी दिशा, जिसमें दिशा की जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता। जैसे कार्य जो है ना, कितना कार्य किया हमने, 5 जूल कार्य किया, 10 जूल कार्य किया, केवल इतना ही बताते हैं हम परिमाण का, तो उससे बोध होता है। परंतु ये नहीं बताया जाता कि 10 जूल कार्य है वो पूर्व की ओर किया गया या 10 जूल कार्य दक्षिण की ओर किया गया। तो केवल इसमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें इसमें जानकारी मिलती है केवल परिमाण की। तो इस प्रकार की राशि अदिश राशि होती है। तो कार्य किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। अब हम देखेंगे कार्य जो है वो किस तरह का हो सकता है। पहले भी आपको बता रखा है हमने कि कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है और कार्य का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। कब कार्य का मान धनात्मक होगा, जब बल और विस्थापन या फिर बल का घटक और विस्थापन ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो तो कार्य का मान कैसा होगा, धनात्मक। और बल और विस्थापन दोनों अगर ऑपोजिट साइड में हो तो फिर कार्य का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। उदाहरण बताया गया था आपको, किसी गाड़ी जो है आगे की ओर जा रही है, मान लीजिए कोई ठेला गाड़ी है, कोई ठेला है जो आगे की ओर जा रहा है और कोई व्यक्ति अगर उसको पीछे से पकड़ के खींच ले तो फिर बल किस दिशा में लग रहा था, आगे की ओर लग रहा था। लेकिन अब चूंकि पीछे की ओर उसको पकड़ के खींचा जा रहा है तो फिर वो गाड़ी विस्थापित किस ओर हो रही है, पीछे की ओर। तो दोनों किस साइड में हो गए, ऑपोजिट साइड में हो गए। इसके लिए हम बल के घटक से उसको याद करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, W = F cos थीटा इंटू एस लिखेंगे। यहाँ पे cos थीटा जो है वो इसमें होता क्या है, ये कोई गाड़ी है और इधर वो जा रही है तो F तो इधर लग रहा है लेकिन उसको पीछे की ओर खींचा जा रहा है तो S इधर लग रहा है। तो दोनों एकदम ऑपोजिट साइड में हुए कि नहीं हुए। ऑपोजिट साइड में होने का मतलब होता है दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, F cos थीटा की जगह 180 लिखेंगे इंटू S। इनका कोई मान हो सकता है 5, 10, 15, 20, 50 जो भी है, S का भी मान होगा। तो पूरा कैलकुलेशन क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें करेंगे। अभी केवल समझने के हिसाब से आपको बताया है। यहाँ पे 180 डिग्री जो हमने लिखा है वो थीटा की जगह पे 180 और cos 180 लिखेंगे, समझ गए, cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री जो होता है, cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1। तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, जैसे मान लीजिए S का कुछ मान है, F का कुछ मान है, इसका मान लीजिए 20 मीटर है और इसका मान लीजिए 5 है, 5 न्यूटन है। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। और cos 180 की जगह पे क्या आएगा, -1। जब इनको गुणा कर देंगे तो मान कितना आएगा, -100
जूल, क्योंकि कार्य का मान ज्ञात कर रहे हैं W इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह लगा है वो हमें किसको बता रहा है, ऋणात्मक कार्य को बता रहा है। इस तरह से ऋणात्मक कार्य जो है वो 180 डिग्री के हिसाब से होता है। और धनात्मक कार्य यदि बल और विस्थापन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो उसको धनात्मक कार्य कहा जाएगा। अब देखिए कार्य का जो मात्रक है या कार्य की जो यूनिट है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक इसके सूत्र से हम निकालते हैं। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता, तो F का मतलब क्या हो गया, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक हो गया। और न्यूटन इंटू मीटर जो है उसको क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। क्या कहेंगे, जूल। तो एक्चुअल मात्रक है इसका न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम क्या कह देते हैं, जूल, किसी व्यक्ति का नाम है उसके हिसाब से इसको जूल कह देते हैं। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में ही हो तो संपन्न कार्य धनात्मक होता है, और यदि बल अथवा बल का घटक विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। ये आपको बात अभी बताई गई थी। कार्य के लिए विस्थापन होना अनिवार्य शर्त है। कार्य कब माना जाएगा, आप किसी दीवार को क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, लगातार आप पिछले 15 मिनट से किसी दीवार को खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या दीवार खिसकती है, नहीं खिसकती, 1 सेंटीमीटर भी नहीं खिसकती है। आप 15 मिनट तक धक्का लगा के, बल लगा के थक गए, परंतु दीवार 1 सेंटीमीटर भी नहीं खिसकी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या आपने कार्य किया है, नहीं, आपने शून्य कार्य किया है। क्योंकि आपके कार्य में क्या नहीं दिख रहा है, आपके कार्य में विस्थापन नहीं दिख रहा है, थक के चूर हो गए आप, परंतु क्या नहीं दिखा, विस्थापन। तो बगैर विस्थापन के कार्य क्या माना जाएगा, शून्य। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे F आपने कितना लगाया, 100 न्यूटन लगाया मान लीजिए, लेकिन विस्थापन कितना है, 0। और आपको पता है ये गणित तो, कि जब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीपल करते हैं तो कार्य का मान क्या आता है, 0 आता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका कार्य क्या है, 0। आप पिछले 5 घंटे से एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ गए। कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे, कार्य कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहेगा मैं काम कर रहा हूँ। तो वो काम जो है याद कर रहे हैं आप, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन चूँकि विस्थापित नहीं हो रहे आप, एक ही जगह पे कुर्सी पे चेयर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो आपका कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य शून्य माना जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना ही छोड़ दें, वो नहीं है। कार्य का मान शून्य है, वो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कार्य के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से विस्थापन होना जरूरी है, ये आवश्यक कंडीशन है कार्य के लिए। यदि गेहूं से भरी बोरी को आप अपनी जगह से आप उस बोरी की जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी आप उसे अपनी जगह से हटा नहीं सके, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने कोई कार्य नहीं किया है। जब हम टेबल पर रखी पुस्तक को अपनी जगह से खिसकाते हैं तो हम कार्य करते हैं, क्योंकि जब हम बल लगाते हैं तो जो बुक है वो थोड़ी सी खिसकती है, विस्थापित होती है, अपनी जगह से हटती है। तो चूंकि यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, उसका कुछ मान है, तो वो उस बल से गुणा हो जाएगा और जिसके फलस्वरूप कार्य संपन्न होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य होने के लिए आवश्यक जो कंडीशन है वो क्या होती है, विस्थापन होना जरूरी है। यदि गतिशील गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत एक बल लगाए, कोई गाड़ी इस दिशा में जा रही है और आप पीछे से उसको खींच रहे हैं, तो बल तो उधर लगेगा और विस्थापन इधर होगा। इससे क्या होगा, कुछ समय बाद में या थोड़ी सी गाड़ी आगे जाके रुक जाती है। इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों दिशाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः उस कंडीशन में कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये बात अभी आपको यहाँ पे बताई गई थी। इसके बाद में ऋणात्मक कार्य का एक अन्य उदाहरण है, जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर कार की गति को कम करता है तो उसको रोकता है, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो इस कंडीशन में भी कार्य कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक। प्रश्न पूछा जाता है ऋणात्मक कार्य के उदाहरण दीजिए, तो आप इसमें ये उदाहरण बता सकते हैं। यदि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है,
इसको मिटा देते हैं। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर जो द्रव्य होते हैं टोटल, उसका मान उसका द्रव्यमान कहलाता है। जैसे ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मार्कर, और ये किससे मिलके बना है, द्रव्य कणों से। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मटेरियल। तो ये पदार्थ के कणों से मिलके बना है, तो इसमें टोटल कितने कण इंक्लूड है, सम्मिलित है, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। इसका द्रव्यमान क्या है, ये कितने द्रव्य कणों से मिलके बना है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। भार भी इससे मिलती जुलती राशि है, लेकिन द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान आप किसी भी ग्रह पे चले जाइए, द्रव्यमान सेम रहेगा, समान रहेगा, लेकिन भार जो है वो सभी ग्रहों पे अलग अलग होता है। भार किस पे आश्रित राशि है, गुरुत्वाकर्षण पे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अलग है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अलग है। तो चंद्रमा पे हमारा जो भार है वो अलग होगा, और पृथ्वी पे हमारा भार अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान सभी जगहों पे सेम होता है, समान होता है। रीजन, द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसी भी वस्तु के भीतर द्रव्य कणों की संख्या को, द्रव्य कणों के मानों को द्रव्यमान कहते हैं। ऐसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था, भार और द्रव्यमान में अंतर वाला एक अपना टॉपिक आया था जिसमें। तो हम बता रहे थे, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु स्मॉल h ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ g गुरुत्वीय त्वरण से गिर रही है, तो किया गया कार्य W = mgh होगा। क्या होगा, mgh। m यहाँ पे क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। ये कोई वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है। हाइट कितनी है इसकी, h, यहाँ से लगा के यहाँ तक, समझ गए। और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। इसका जो मान होता है वो होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मान होता है परमानेंटली। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा के लिए जी का मान अलग होता है, बाकी ग्रहों के लिए भी अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के लिए जी का मान कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ गिर रही है इधर, और इसके g का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, उससे गिर रही है वो, तो किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। और ऊपर से वस्तु नीचे की ओर ही क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस ओर से लग रहा है, नीचे की ओर से। वस्तु किधर से किधर जा रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। तो वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, बल जो है वो भी इसमें ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। तो विस्थापन और बल दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। समझ गए ना, कितनी है, सेम। इसीलिए इसमें जो है वो बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है और वस्तु भी नीचे की ओर जा रही है, तो थीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान इसमें 0 डिग्री होता है। अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो W = mgh हो जाएगा। समझ गए, यह है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको W ज्ञात करने के लिए पूछ लिया और F × S का मान दे दिया। जैसे कोई वस्तु जो है उस पर 100 न्यूटन बल लगाया जा रहा है, और 100 न्यूटन बल किसी वस्तु पे लगाने के फलस्वरूप उसमें
विस्थापन जो है वो 10 मीटर अगर हुआ तो फिर कितना कार्य उस वस्तु द्वारा किया गया, तो हम लिख लेंगे W इजिकल टू 100 इंटू 10, यानी W इजिकल टू 1000 जूल। इसका मात्रक जो है जूल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं और आप ये इसमें बताएंगे। और इसके अतिरिक्त जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।